मैंने अपना तजस्सुस दूर करने के लिए उससे एक और सवाल कर डाला। मुझे तो खैर तुम भगा ही रही हो, मगर इस बात का क्या जवाब पेश करोगी कि सलीम अकबर खान बैक वक्त तुम्हारे होटल के 2 कमरों में रह रहा है? हम किराया देने वालों को कमरे देते हैं। इस नुक्ते का जवाब सलीम अकबर खान को देना पड़ेगा। बात करते करते अचानक उसका लहजा राजदाराना हो गया। यहाँ ये होता रहता है, एल्जा इसकी गर्लफ्रेंड है, वो इसके साथ रह रहा है, इससे लड़ाई हो जाती है तो वो इस कमरे में आ जाता है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों में यहाँ सबसे बड़ी खराबी है कि एक दूसरे का वालियाना शादाई नजर आने वाले अचानक ही कुत्तों और बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं और गुस्सा उतरने पर एक मर्तबा फिर एक दूसरे से मिल बैठने के बहाने तलाश करने लगते हैं। मेरे लिए उस मुअम्मर और तजर्बेकार खातून का तबसरा बहुत दिलचस्प और मानी खेज था। मैं अपनी परेशानी को भूलकर इन फिक्रों से माजूज हो ही रहा था कि कदरे तवक्कुफ के बाद मिसेस रेनाल्ड की जुबान दोबारा चल पड़ी। अब तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? वो ऊपर आ गए और इनसे तुम्हारा आमना सामना हो गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसकी बात में वजन था। साउथ हाल के इलाके में गीता और जेम्स पंडित की लाशें दरियाफ्त की जा चुकी थी। इन दोनों के कातलों की तलाश में लंदन पुलिस हरकत में आ चुकी थी। जुर्म के इर्तिकाब के बाद कानून के रखवाले मुजरिम की बूझ सूंघते सूंघते इस होटल तक आ पहुंचे थे। यह मेरे मुकद्दर की यावरी थी कि होटल की मालिका मुझे कमरा फराहम करते हुए एक खुली बेज़ाब्तगी का इर्तिकाब कर चुकी थी और इसी वजह से मुझे सुराग रसानों की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अगर मिसेस रेनाल्ड की वो मजबूरी हाल ना होती तो बेखबरी में वो सुराग रसा अचानक ही मुझे आ लेते और फिर अपने ताबड़तोड़ मगर नपे तुले सवालों से कुछ ना कुछ ढूंढ निकालने में कामयाब हो सकते थे। इस वक्त मेरा इनसे दूर रहना ही मेरे हक में बेहतर था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो सुराग रसा निचली मंजिल पर अपना काम खत्म करके किसी भी लम्हे ऊपर आ सकते थे। मैंने फौरन ही मिसेस रेनाल्ड की तजवीज़ पर अमल करने का फैसला कर लिया। मुझे आमादा पाते ही मिसेस रेनाल्ड कमरे से बाहर निकल गई। मैंने भी कोट और बरसाती समेत बाहर निकलकर दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया। मिसेस रेनाल्ड ने फौरन ही चाबी मेरे हाथ से ले ली थी। चाबी उसे देने के बाद मैं जीनों की तरफ बढ़ा तो उसने मुझे टोक दिया। इधर नहीं, मेरे साथ आओ। मैं मुड़ गया। उसने राहदारी के दूसरे और मतरूक सिरे पर एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ रास्ते में उनसे मुठभेड़ हो सकती है। तुम ये दरवाजा खोलकर पिछले जीने से नीचे उतर जाओ। नीचे पहुंचकर तुम बगली रास्ते से बाहर निकल जाओगे। बाजार वगैरह की तरफ निकलने का मूड ना हो तो मेन गेट से दोबारा होटल में आकर कॉमन रूम में बैठ जाना। सुराग रसा इधर आए तो तुम कह सकते हो कि सलीम अकबर की वापसी का इंतजार कर रहे हो। मिसेस रेनाल्ड की बात पूरी होते ही मैं बंद चोबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुलते हुए उसके आईनी कब्जों से खासी आवाज पैदा हुई, शायद जिसे एक मुद्दत के बाद खोलने की नौबत आई थी। दरवाजे से बाहर मुख्तसर सी बालकोनी से गोल जीना ऊपर और नीचे जा रहा था। प्लास्टिक की नीम शफाफ चादरों में गिरा हुआ अमूदी सुरंगनुमा वो जीना नागवार सी सेलन ज़दाबू में बसा हुआ था। मैं तेजी से नीचे पहुंचकर बाहर निकला तो इमारत के अकबी हिस्से में खुदरू घास से ढका हुआ अहाता नजर आया, जिसमें टूटे फूटे फर्नीचर, डिब्बों और दूसरे काट कबाड़ के जा बजा ढेर लगे हुए थे। मैं वहां रुके बगैर बगली रास्ते से गुजरकर होटल के सामने से होता हुआ फुटपाथ पर निकल आया। आखिरी लम्हात पर मैंने होटल में वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया था। गैर जरूरी तौर पर किसी सुराग रसां या पुलिस वाले से सामना करना मेरे हक में नुकसानदेह साबित हो सकता था। मतला अबर आलूद था। सूरज बादलों की ओट में कहीं छुपा हुआ था। मौसम खुनक जरूर था, मगर गनीमत था कि काटदार सर्द हवाएं नहीं चल रही थी। मैं जेबों में हाथ डालकर एक तरफ हो लिया। मैं अपने ख्यालात के रूह में डूबा हुआ चला जा रहा था कि मेरी नजर शर्लॉक होम्स के बड़े साइन बोर्ड पर पड़ी और मैंने उसी पब का रुख कर लिया। मिसेस रेनाल्ड की अचानक आमद की वजह से मैं अखबार में नजर आने वाली खबर का तफसीली मुतालिया नहीं कर सका था। इस खबर की खौफजदा कर देने वाली सुर्खी मुसलसल मेरे ज़हन में छुप रही थी और मेरी नजरें किसी बुक स्टॉल की तलाश में सरगर्दा थी ताकि मैं नया अखबार खरीद कर उस खबर का मतन पढ़ सकूं। खुशकिस्मती से पब से जरा पहले ही मुझे एक बुक स्टॉल नजर आ गया। ये इत्तेफाक था कि वहां भी सिर्फ सन ही नजर आ रहा था जो एल्जा मेरे लिए खरीद कर लाई थी। वो अखबार खरीद कर मैं पब में घुस गया। इस वक्त पब में गिनती के चंद गाहक मौजूद थे। बिस्तर मेजें खाली थी। मैंने काउंटर पर पैसे देकर ठंडी बेर का बड़ा मग लिया और एक अलग थलग गोशे में जा बैठा। पब में ग्राहकों की भीड़ भाड़ न होने की वजह से काउंटर के पीछे मौजूद दोनों अफराद कराकरी चमकाने, बोतलों को करीने से लगाने में मसरूफ थे, लेकिन मेरे दिल में चोर था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कनखियों से मेरी तरफ भी देख रहे हूं। मैंने बेपरवाही से अखबार मेज पर डाल दिया, सिगरेट सुलगाकर ठंडी बेर के 2 घूंट लिए और फिर वक्त गुजारी के अंदाज में दोबारा अखबार उठा लिया। चंद सानियों तक बेदिली से दीगर सफ़ात देखने के बाद मैंने अपना मतलूबा शहरी सफ़ा खोल लिया और फिर तेजी से पूरी खबर पढ़ता चला गया। खबर का मतन पढ़कर मेरी जान में जान आई कि सुर्खी में महज एक कयास भी नहीं थी।
इसमें किसी ठोस शहादत का इंकशाफ नहीं किया गया था। इसके कयास पर मैं सबसे पहले गौर कर चुका था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गीता के किचन से मिलने वाले ओमेंस रेस्टोरेंट के ताज़ा इस्तेमाल किए हुए खाली डिब्बों के सहारे पुलिस इस रेस्टोरेंट में पहुंची तो वहां के एक वेटर ने यह इंकशाफ किया था कि गीता के ऑर्डर के मुताबिक उसने डिब्बे बाहर मुंतजिर टैक्सी तक पहुंचाए थे। टैक्सी में मकतूला का कोई खूबरू एशियाई दोस्त भी मौजूद था। वो एक आम सी बात थी। वेटर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इस वक्त तक कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की थी, इसलिए उसने टैक्सी का नंबर देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। वेटर का अंदाजा था कि गीता उस पुरस्रार और नामालूम एशियाई के साथ कहीं दूर से आ रही थी और अगर उस टैक्सी ड्राइवर का सुराग मिल जाता तो गुमनाम कातिल के बारे में फैसला कुन मालूमात फराहम कर सकता था। सन गालबन सनसनीखेजी का आदि अखबार था। उसने एक सीधी सादी खबर में से चौंका देने वाली सुर्खी निकाली थी। टैक्सी ड्राइवर जो कातिल को जानता है। मेरे दिल चाहा कि इस अखबार को वहीं पब के फर्श पर फेंक कर जूतों से मसल दूं। राय का पहाड़ बनाने और अपने कारीन के गैर जरूरी हैजान तजस्सुस में इजाफा करने वाले अखबारों से मुझे हमेशा चिढ़ थी, क्योंकि वो खबर नहीं रहने देते थे। ठोक पीट कर हर खबर को कहानी या अफसाने का चटखारेदार रंग देने की कोशिश करते थे। मैंने अपने दिल पर जबर करके खुद को सन की करार वाकई तजलील से रोके रखा। मेरा वो बेसाख्ता रद्दअमल मुझे वहां हर शख्स की निगाहों का महवर बना सकता था, जबकि इस वक्त मेरी तमाम तर आफियत सिर्फ और सिर्फ गुमनामी में थी। इसी सफ़े के निचले हिस्से में सन के किसी नामा निगार ने दस्तयाब शहादतों की बिना पर इस दौरे कत्ल को इश्क और रकाबत की एक फरसूदा दास्तान करार दिया था। इसकी राय थी कि गीता ने उम्र के फर्क के बावजूद किसी न किसी तरह जेम्स पंडित को अपने चुंगल में फांसा हुआ था। वह अपने असर और सूख के सहारे जेम्स पंडित को अपने हाई कमीशन से भारी मुआवजे पर खुफिया काम दिलाती रहती थी। आसानी से हासिल होने वाली इस आमदनी का चस्का लग जाने के बाद जेम्स पंडित मजबूर था कि गीता की हर जायज व नाजायज ख्वाहिश को बेचूक शराब पूरा करता रहे। और इस रोज गीता अपने साथी किसी और शनासा को लेकर अपने घर पहुंची और खुर्दो नोश का जश्न मनाने में मसरूफ होगी। इसी दौरान में जेम्स पंडित इत्तफाकन वहां पहुंच गया। अंग्रेज बाप का बेटा होने की वजह से वो रवादार था, मगर उसकी रगों में लैला पंडित नामी मशरकी ब्राह्मण जादी का खून भी दौड़ रहा था। वो गीता के खलवत में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सका। तसादुम हुआ और जेम्स पंडित ने दानिस्ता या ना दानिस्ता अपने बेआवाज रिवाल्वर से गीता को हला कर डाला, जिसका सबूत उसके दाहिने हाथ पर मौजूद बारूद के जर्रात से मिलता था। गीता के मरते ही उसके नामालूम शनासा ने किसी तरह जेम्स पंडित को जेर किया और हलाक करके वहां से निकल गया। सन की वो गुमराह कुन और घटिया कहानी तफ्तीशी पुलिस अफसरान को बिल्कुल ही गलत राह पर डाल सकती थी। तफ्तीश का बेशतर जोर गीता के दोस्तों और मिलने जुलने वालों पर हो जाता, लेकिन उसका दूसरा रुख खतरनाक था। सन के छिछोरे नामा निगार ने वही कुछ लिखा था जो वीरा कह चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि वीरा को सन का वो शुमारा देखने का मौका नहीं मिले, मगर मुझे उस दुआ की कबूलियत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शहर के बुक स्टॉल पर बड़े ढेर की सूरत में बचा रहने वाला सन वाहिद अखबार था जो मेरे हाथ आ सका था, और शायद पूरे शहर में इसका यही हाल था। फिर वो वीरा की नजरों से कैसे बच सकता था। मैं बियर के घूंट लेकर बेदिली से अखबार पर नजरें दौड़ाता रहा। बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल की आमद के इंतजार में बेकारी से उकताकर मैं अज खुद ही गीता की तरफ मुतवज्जा हुआ था। मेरा इरादा उससे सिर्फ छेड़छाड़ तक महदूद रहने का था, लेकिन सिलसिला शुरू हुआ तो हालात जल्द ही मेरे काबू से बाहर हो गए और तीर कमान से निकल गया। वो दोनों लोग मारे जाते तो मेरा इनकी कैद से निकलना नामुमकिनात में से था। वो मुझे जल्द ही इंडियन फॉरेन सर्विस या सीक्रेट सर्विस के हवाले कर देते और मेरी आज़ादी की हर राह मसदूद होकर रह जाती, मगर मेरे सितारे मेरा साथ दे रहे थे। मैं एक चूहेदान में फंसते फंसते फिसल कर बाहर निकला। पहले मैं गैर मुसल्ला था, अब मेरे पास गीता का छोटे बोर का भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था। जेम्स पंडित का बेआवाज रिवाल्वर जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकता था, मैंने मसलहतन जाय वारदात पर छोड़ दिया था, क्योंकि वही जेम्स पंडित के जुर्म का वाहिद सबूत था। रिवाल्वर उसकी मलकियत था। उसके चैम्बर में 2 गोलियां कम थी। एक गीता की लाश में बस थी, दूसरी ने उसका चेहरा मसक कर दिया था। इसके एक हाथ पर बारूद के जर्रात दरियाफ्त हो चुके थे। 2+2 की तरह वो एक आसान सूरत हाल थी। गीता का कातिल मार दिया गया था। मसला सिर्फ ये रह जाता कि जेम्स पंडित का कातिल कौन था। दूसरा असाब शिकन मरहला जरा देर पहले रॉयल होटल में पेश आया था। एक बड़ी वारदात के इर्तिकाब के बाद शहर की पुलिस शायद अमूमी पड़ताल के लिए हर बोरो या इंतजामी इलाके में निकल पड़ी थी, मगर वहां मिसेस रेनाल्ड की एक खुद करदा गलती मेरी निजात का परवाना बन गई। अगर उसने मुझे अकबी जीने से न फरार कराया होता तो शायद मैं इस वक्त पुलिस वालों के तल्ख और कड़े सवालात का सामना कर रहा होता। मैंने अखबार लपेट कर मेज पर डाल दिया। अखबार बीनी के जाहिरी शुगल से फारिग होकर मैं अपनी कुर्सी में जरा फैल कर बैठ गया। मुझे वहां से उठने की कोई चलती नहीं थी। कराची से दुबई तक के सफर में मैं सलीम अकबर खान को
मदन मोहन से हमदर्दी रखने वाले एक खुदगर्ज पाकिस्तानी की हैसियत से दरियाफ्त कर चुका था, लेकिन लंदन में उसकी ज़ात मेरे लिए खासी अहम साबित हुई थी। वह मुल्क का गद्दार था जो ऐशो इशरत के हसूल के लिए नामूसे वतन का सौदा कर रहा था। कराची में अव्वल खान जाल बिछाकर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था और मदन मोहन की यकायक रुपोशी पर खतरा भांप कर मुल्क से फरार हो चुका था। गनीमत था कि मैंने उसे बहला फुसला कर दोबारा पाकिस्तान जाने पर आमादा कर लिया था। वो इस तस्वीर का एक रुख था। दूसरा रुख गैर मुतवक्का तौर पर मेरे लिए एक इनाम साबित हुआ था। वो रॉयल होटल का मुस्तकिल गाहक था। इस पर एतमाद की वजह से ही मिसेस रेनाल्ड ने मेरा कमरा उसके नाम पर बुक किया था और फिर अपनी इस गलती की पर्दापोशी के लिए मुझे पुलिस का सामना करने से बचाया था। वो कोई अनहोना इत्तेफाक नहीं था। गुंदे हुए और पेवस्त वाकयात में रफ्ता रफ्ता ही सलीम अकबर खान का किरदार उभर कर सामने आया था। वो सफर की इब्तिदा में मुझसे ना टकराया होता तो शायद मैं इस वक्त भी मास्टर रॉबर्ट होटल में वीरा से किसी मुतबादिल कयामगाह के सवाल पर तबादला ख्याल कर रहा होता। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक मलाहत अमेज और नोखेज मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो वो गोरी चमड़ी, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला एक जवान लड़का था जिसके जिस्म पर सिर्फ टी शर्ट और साल खोरदा से जीन्स नजर आ रही थी। इसकी आंखों में उम्मीद और पतले पतले गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। क्यों? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। क्या यहाँ दूसरी मेजें खाली नहीं है? मेजें जरूर खाली हैं मगर मेरी जेब भी खाली है। उसने किसी शर्मिंदगी के बगैर मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मैंने सोचा कि तुम अकेले हो, तुम्हें कंपनी की जरूरत होगी। बात करते हुए वो डटाई से मेरे सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे उसकी हरकत पर खासा ताव आया मगर मैंने फौरन ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया। बियर का एक मग खरीद कर मैं 4 कुर्सियों वाली इस मेज पर अपना ज्यादा हक नहीं जता सकता था। वैसे भी मुझे इस नाजुक सूरत हाल में किसी तूत तकार से गुरेज ही करना थी। तुम क्या चाहते हो? मैंने उसे घूर कर पूछा। क्या मैं किसी और मेज पर चला जाऊं? मैं मैकल फील्ड का रहने वाला हूं लेकिन लंदन के बारे में यहाँ रहने वालों से ज्यादा जानता हूँ। उसकी जुबान चल पड़ी। आज की ट्यूब में सफर करते हुए किसी को ख्याल भी नहीं आता होगा कि जमीन की गहराइयों में बनी हुई ये पुरपेच सुरंगें दरअसल कोयले की मतरूका खाने हैं। कोयले का जखीरा खत्म होने के बरसों बाद किसी को ख्याल आया कि इन सुरंगों की मदद से शहरी ट्रांसपोर्ट का एक तेज रफ्तार निजाम कायम किया जा सकता है और बस इसी दिन से ट्यूब के कयाम और तरक्की का खत्म न होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। बस मैंने दुरुस्त लहजे में उसकी बात काट दी। अपनी बेसरोपा बातों से मेरा मूड गार्त मत करो। ये बताओ तुम मेरी जान छोड़ने का क्या मुआवजा लोगे? नाश्ते के लिए सस्ते से सस्ता हैमबर्गर भी 2 पाउंड 99 पी का आता है। तुम सिर्फ 5 पाउंड इजाफी खर्च करने का इरादा कर लो तो मैं पूरे दिन तुम्हें लंदन की सैर करा सकता हूँ। चाहोगे तो मैं तुम्हारी जाती खिदमत भी करूंगा। मेरी बातों पर गौर करो तो तुम सिर्फ 5 पाउंड में इस दिन को यादगार बना सकते हो। तुम इन चंद लम्हों में मेरे दिन को तबाह कर चुके हो। अब फौरन से बेशतर यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं बारटेंडर से कहता हूँ कि वो किसी बोबी को बुलाए जो तुम्हें यहाँ से ले जा सके। उसे मेज पर पड़े हुए अखबार पर झपटा मारा और नीची आवाज में मुझे बेलिक स्वाइन कहकर फुर्ती से कुर्सी से उठ गया। इस वक्त उसकी नीली आंखें कहरबार नजर आ रही थी। इस लड़के की जलील हरकत ने मुझे इस कदर मुश्तिल कर दिया कि मैं गुर्राता उसकी तरफ लपका। कुतिया के बच्चे, तेरी ये मजाल। मेरे खराब तेवर देखते उसने अखबार समेत दरवाजे की तरफ तोड़ लगा दी और मैं शिकस्त खोरदा अंदाज में अपनी कुर्सी पर गिर गया। इस नाबकार लड़के की बदजुबानी पर मुश्तिल होकर मैं ना चाहते हुए भी पब में एक तमाशा बन चुका था। मेरी ऊंची आवाज पर वहां मौजूद लोग तहय्युर ज़दा अंदाज में गर्दनें ऊंची ऊंची करके मेरी तरफ देख रहे थे। पब का मुख्तसर सामला भी चौकन्ना हो चुका था। एक मुअम्मर बारटेंडर अपने आरास्ता और ऊंचे काउंटर के पीछे से निकलकर तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आने लगा। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा ख्याल है कि अभी तुम बियर का पहला मग ही ले रहे हो। उसने मेरी तरफ झुककर धीमी और हमदर्दाना आवाज में कहा। तो भागने वाला आवारा लड़का 5 पाउंड न मिलने पर मुझे गंदी गाली देकर गया है। मैंने आजुर्दा और उसीले लहजे में जवाब दिया। क्या यह हरकत किसी को मुश्तिल करने के लिए काफी नहीं है? मैं तुमसे इत्तिफाक करता हूँ। वो लड़के की छोड़ी हुई कुर्सी के सिरे पर टिक कर नासिहाना लहजे में कहने लगा। ये चेरिंग क्रॉस का इलाका है। सुबह से रात गए तक यहाँ आवारा लड़के लड़कियों के गैंग घूमते रहते हैं। समझदार लोग इनसे उलझने से गुरेज करते हैं और नरमी से निटाल देते हैं। इसकी गाली पर मुश्तिल होकर भी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपना ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा लिया होगा तो क्या कानून इन लुच्चे लफंगों के सामने इतना ही बेबस है? मैंने तलखी से पूछा। हरगिज़ नहीं, उसने बिला तरद्दुद कहा। हमारा कानून हक को इंसाफ पर मबनी और बहुत सख्त है मगर वो मुल्जिम को भी सफाई का पूरा मौका देता है। कानून का फैसला सादर होने से पहले तुम्हारा वीजा खत्म हो जाएगा। तुम चाहो तो इसी वक्त रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। पुलिस तुम्हारा पूरा साथ देगी। अगर वो दोबारा आया तो मैं इस बारे में जरूर गौर करूंगा। मैंने कहा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि उसे भूल जाओ। वो दोबारा नहीं आएगा। उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी होगी
तो वह अपने पूरे गौल के साथ तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार करेगा। वो खामोशी से तुम्हारा पीछा करेंगे और किसी भी वीरान गली या सुनसान जेर जमीन रास्ते में तुम्हें मार पीट कर लूट लेंगे। तुम्हारी सारी तफरीह गारत हो जाएगी। ये शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ बेरारू नौजवानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि इनके सद्दबाब की तदबीरें हर वक्त नाकाफी महसूस होती हैं। गिलास खत्म करो और दिमाग को ठंडा रखो। तशफिया मेज अंदाज में मेरा शाना थपथपाकर दोबारा वो अपने काउंटर की तरफ चल दिया और मैं ये सोचता रह गया कि उसने वाकई मुझे मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश की थी या मुझे लंदन के नौखेज गुंडों से खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। मेरा इरादा वहां बैठकर बियर के कम अज कम 2 बड़े मग खाली करने का था, मगर इस वाक़े से तबीयत इतनी मकदर हुई कि मैंने तेजी से वही मग खत्म करके पब छोड़ दिया। पब से निकलते हुए मैंने सरसरी अंदाज में दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां फुटपाथ पर रवां हजूम में मुझे ऐसी कोई टोली नजर नहीं आई जो एक ही जगह रुककर किसी की आमद का इंतजार कर रही हो। मैं बेपरवाही से एक तरफ चल पड़ा। इस वक्त मेरा इरादा आवारागर्दी करके वक्त गुजारने का था। मुझे उम्मीद थी कि 1.5-2 घंटे बाद मैं रॉयल होटल पहुंचूंगा तो पुलिस वाले अपनी रस्मी कार्रवाई पूरी करके जा चुके होंगे। चेरिंग क्रॉस के अक्कम में उतरकर दरिया टेम्स के किनारे बेहतरीन जगह थी जिसके एक सिरफ पर वेस्ट मिनिस्टर का मशहूर इलाका वाक़ था, मगर इस वक्त मेरा रुख किसी और ही तरफ हो गया था। कुछ दूर निकल आने के बाद फुटपाथ के किनारे लगी हुई तख्तियों से अंदाजा हुआ कि मैं हे मार्केट और रिजेंट स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। हे मार्केट के सिरे पर मुझे पब्लिक बूथ नजर आए तो मैं उसी तरफ हो लिया। स्याहों के लिए सस्ते यादगारी तहफ फरोख्त करने वाली एक दुकान से मैंने फोन कार्ड खरीदा और फिर एक कार्ड फोन बक्स में जा घुसा। मुझे अचानक ही वीरा की खबर लेने का ध्यान आ गया था। मास्टर रॉबर्ट होटल का निज़ाम रॉयल होटल से कहीं बेहतर था। ऑपरेटर को मैंने अपना नाम सैमुअल बताकर मिसेज रोजी बर्ड से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने पल भर में लाइन वीरा को मुंतकिल कर दी। मेरी आवाज़ सुनते ही वीरा ने मेरी बात काट दी और उर्दू में बोली, मुझे मालूम था कि ये तुम्हारी ही फ़ोन कॉल होगी। आजकल तुम इतनी तेज़ी से अपने नाम बदल रहे हो कि तुम्हें इसकी फहरिस्त भी याद नहीं रही होगी। तुम्हें तुम्हारे अब्बा जान के कातलों तक पहुंचाने के लिए न जाने और क्या कुछ करना पड़ेगा। गनीमत है कि अभी तक तो सारी बिपता नाम पर ही गिर रही है। ज्यादा बकबक मत करो। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा मंजूर नज़र आज लंदन पहुंच रहा है। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। यहाँ कर वो अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाएगा। अपना सर पीटते हुए उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि कोई इसका हमदर्द बनकर इसी का सर कुचलने का मंसूबा बनाए बैठा है। वीरा ने अपनी आदत के मुताबिक बेरहमी से कहा, पूरी बात सुनकर तुम भी क्या लगाने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने खुश दिली से जवाब दिया, ऐसा है तो पहलियां क्यों भिजवा रहे हो? यहाँ आकर मैं हंसने को तरस गई हूँ। मैंने सुल्तान शाह के जरिए उसे मास्टर रॉबर्ट होटल का नंबर दे दिया था। वो नंबर मिलाएगा तो उसे ये मालूम नहीं होगा कि मैं वहाँ किस नाम से ठहरा हुआ हूँ। ओ खुदा, ये मकारी तुमने जानबूझ कर की है या बेध्यानी में ऐसा हुआ? मुझे इस पर एतमाद है मगर उसके आदमियों पर जरा भी भरोसा नहीं है। कल अव्वल खान शुबा जाहिर कर रहा था कि निक ने उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ऐसा हुआ तो बदरी की बेखबरी मेरे लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। हम दूर रहकर असल हालात का अंदाजा कर सकेंगे। सुल्तान शाह से तुम्हारी वो गुफ्तगू मेरे सामने हुई थी। मैंने गौर तक नहीं किया था कि तुमने नाम गोल कर दिया। ये सब तो उस वक्त की बातें हैं जब वो यहाँ पहुंच जाएगा। ये बताओ कि तुमने जिस भुस में चिंगारी फेंकी है उसका क्या बनेगा? आग भड़कने से पहले ठंडी हो जाएगी। बस दोनों ड्राइवरों की गफलत की दुआ करती रहो। हो सके तो आज का सन जरूर देख लेना। वीरा की आवाज़ तंजिया हो गई। इसके शहरी सफ़े पर वही कहानी छपी हुई है जो मेरे दिल में है। दूर से बात बिल्कुल साफ और वाज़े नजर आती है। पता नहीं तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाने पर तुले रहते हो। अब मैं तुम्हारी बहरहवी बर्दाश्त नहीं करूंगी। खूब, तो अब तुम भी बीवी कैसे लब लहजे से बात करने लगी। आज शायद पूरे शहर में यही एक मनहूस अखबार बचा था। वो बोदी और घटिया कहानी मैं पढ़ चुका हूँ। बस रिपोर्ट का इंतजार कर लो। मैंने सन ही नहीं दूसरे अखबार भी देखे। इनमें दबे दबे अल्फाज में इन शुबहात का इजहार किया गया। ये सब तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है? मैं काफ़ी देर से शहर की सड़कें नाप रहा हूँ। ये कॉल भी पब्लिक बूथ से कर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि तुम इस तरफ आ जाओ? फ़ोन पर उर्दू में भी ऐसी बातें मुनासिब नहीं है। मैं फ़ौरन इस कैद खाने से निकल भागने के लिए तैयार हूँ। शहर के बारौनक मरकजी हिस्से से दूर यहाँ कमरे के आराम के सिवा क्या रखा है? कहो तो हिसाब में भाग करके अपना सूट केस भी साथ लेती हूँ। वो शायद मेरी तरफ से ऐसी किसी दावत ही की मुंतजिर थी। वो रुके बगैर कहती रही, सुना है कि आज सुबह सवेरे पुलिस वाले होटल के मकीनों के रिकॉर्ड की देखभाल के लिए यहाँ आए। तो क्या वो लोग कमरों तक नहीं आए? मैंने मुतजस्सिस लहज़े पूछा। हो सकता है कि अगली बार ये नौबत भी आ जाए। इस बार वो फ्रंट ऑफिस तक ही महदूद रहे। क्या तुम्हारी तरफ भी ऐसी कार्रवाई हुई है? हाँ, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। आज ये वबा शायद पूरे लंदन में फैली हुई है। तुम्हें मास्टर रॉबर्ट का कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ रकम पेशगी देकर चली आओ। कुछ पता नहीं कि कब हमें सर छुपाने के लिए किसी ठिकाने की जरूरत पड़ जाए। जब तक सलीम अकबर कराची के लिए रवाना नहीं हो जाता मैं तुम्हें रायल में नहीं ला सकता।
मैं 12 बजे पकाड़ली चौक पर बूट्स के स्टोर के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर बाकी बातें वहीं होंगी। ये कहकर वीरा ने फोन बंद कर दिया। फोन से फारिग होकर मैं मार्केट वाली सड़क पर दोबारा पुराने रास्ते पर निकला जो रिजेंट स्ट्रीट से खोता हुआ पकाड़ली सर्कस तक पहुंचता था। इस वक्त तक आसमान पर बादलों के परे गहरे हो चुके थे। चंद सानियों बाद बहुत हल्की सी फवार पड़ने लगी। चमकते हुए सूरज की सरजमीन के बासियों के लिए सावन का वो सुहाना मौसम हमेशा ख्वाबनाक, रुमान परवर और हसीन साबित होता है, लेकिन चमकती हुई धूप को तरसे हुए अंग्रेजों के लिए वो बरखा रुत एक अजाब से कम नहीं होती। घड़ी में तोला घड़ी में माशा होने वाली इस बरसात में हर मकामी फिक्रमंद, उदास और बेजार नजर आता है। लेकिन इस वक्त फुटपाथों पर हर रंगो नस्ल के लोग स्याहों की सूरत में चलते फिरते नजर आ रहे थे। इन सब के चेहरों से बेहिसाब खुशी फूटी पड़ रही थी। हर जोड़ा वरफ्तगी के अंदाज में एक दूसरे को यूं मजबूती से थामे चला जा रहा था जैसे इस भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाने का खदशा हो। बाज़गोशों और दरख्तों के साए में खासे इश्तियाल अंगेज मनाजर देखने में आ रहे थे, लेकिन वो बेफिक्रों का शहर लंदन था जिसे उर्फ़े आम में स्याहों की जन्नत कहा जाता है। हर शख्स अपनी दुनिया में मगन और मस्त था।